ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कहती है 1300 सीसी गाड़ी, तो गाड़ियां ये मिनिस्टर ये जो है हमारे सदर वज़ीर आज़म कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं? 3200 400 सीसी 4000 सीसी 4200 सीसी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कहती है 1300 सीसी गाड़ी। अब एक जो असल जो तकलीफ हो रही है, एक साबिक वज़ीर आज़म, साबिक सदर या मिनिस्टर जिसको ये रिटायर कहते हैं अपने हिसाब से, वो जब घर जाता है तो उसकी ताहयात पेंशन लग जाती है। एक वज़ीर आज़म, एक सदर जो फारग होता है अपना टाइम पूरा करके या टाइम पूरा ना भी करे तो इसको एक कुक, गार्ड, उसको एक क्लर्क, उसको गाड़ी, नई गाड़ी वो लेके जाता है वापसी पे साथ, और उसको एक अच्छी खासी पेंशन की शक्ल में उसको मिलता है। अब ये वो बोझ है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें लफड़ी, ये 30 से 50 लाख के दरमियान माना एक साबिक सदर, साबिक वज़ीर आज़म जो है वो रियासत के ऊपर बोझ पड़ता है। दूसरी बात, अगला कानून क्या है? क्योंकि 5 दिन भी वज़ीर आज़म रहे या सदर है, उसके बाद हुकूमत फारग हो जाए या उसको निकाल दिया जाए, वो भी इन तमाम आसाइशों का हकदार होता है। तीसरी बात कि अभी जो मैंने मालूमात ली है, हर साल 5% उसमें इजाफा भी होता है। एक तो ये आ गया इनका। इसी तरह जो बाकी हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं अपर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स की बात करूंगा, उनके कई ऐसे फंड्स हैं जिसका कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, वो उस पर याशी करते हैं। एक एक ब्यूरोक्रेट जिसको कानून के मुताबिक एक गाड़ी जिसको अलाउ है, 3-3 गाड़ियां उसने घरों में रखी होती हैं। जाए ना, आज भी इस्लामाबाद के अंदर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स रह रहे हैं उन 2-2, 3-3 गाड़ियां लेके चल रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब दावा करते हैं जनाब मैंने तो एक छोटी गाड़ी रखी हुई है। उसी वज़ीर आज़म के आपको आज भी इस रियासत के अंदर बड़े बड़े प्रोटोकॉल के अंदर जुलूस जाते हुए नजर आते हैं। ये जस्ट इनका फोटो सेशन है। अब यही वो चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कहती है कि ये रियासत छोटी सी रियासत है, इसके ऊपर इतना बड़ा बोझ मत डालें। जब हम ये कहते हैं कि अस्पतालों के अंदर दवाई चाहिए तो ये कहते हैं फंड्स हमारे पास नहीं है। तो दूसरी तरफ इतनी बड़ी आपने एम्पायर खड़ी की हुई है, 53 की आपने क्या बनाई हुई है, मेंबरान असेंबली की तादाद रखी हुई है, 30 से 35 तो आपने मशीर और वजीर बनाए हुए हैं। ये पैसा यहीं से जा रहा है ना, वही आवाम से जो टैक्सेस की शक्ल में आप वसूल करते हैं वही आप अयाशियों पे लगा रहे हैं। ये वो इशराफिया की मराहत है जो आपकी अदलिया, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके सियासतदान जो है जिस पे अयाशी कर रहे हैं। और हमने ये फैसला किया था कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके जाना चाहते थे कि हम ये करेंगे कि हम पहले हुकूमत को नोटिफिकेशन देंगे कि आप हमें आज के बाद जो आपने कमेटी बनाई हुई है उसके अंदर कोई माजर जो मिनिस्टर है वो हमारे साथ नहीं बैठेगा। कुछ वजूहत हुई कि हमें वो अपना फैसला जो अनाउंस हम नहीं कर सके, हमने एलामी में से उसको काट दिया, लेकिन आपने पूछा तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये हुआ कि हम अवाम के पास गए, तकरीबन 1-1.5 साल हमें लगा, हम अवाम के पास गए, अवाम से बिशावरत हुई। अवाम ने क्लियर कट इसको इसलिए कहा कि ये ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि इसके 3 बड़े नुकसान हैं। एक मेरिट का कत्लेआम, मेरिट का कत्लेआम मुराद कि हमारी रियासत का बच्चा जो 90% एक मेरिट के ऊपर नंबर लेके, एक गरीब का बच्चा कितनी मुश्किल से उसको पाला पढ़ाया, वो 90% नंबर लेके बैठा हुआ है। दूसरी तरफ क्या होता है, जब सीटें आती हैं तो माजरीन सीटों के नाम पे 60, 70, 80% वाले जो नंबर वाले बच्चे हैं जिनके स्टेट सब्जेक्ट भी 2 नंबर बनते हैं, वो उस पढ़े लिखे रियासत के बच्चे का हक मारता है। ये सबसे बड़ा जो जुल्म है हमारी रियासत के नौजवानों के साथ। दूसरा जुल्म कि यहाँ पे जब हम अस्पताल में दवाई मांगते हैं, अच्छी सड़क मांगते हैं, तो हमें कहा जाता है हमारे पास पैसा नहीं है। फिर इन 12 सीटों के नाम पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सिर्फ उन 12 मेंबरान को जो ब्लैकमेलिंग का एक घोंसला सा बनाया हुआ, उनको अकोमोडेट करने के लिए वो पैसे दिए जाते हैं, जो मैं कह लूँ कि सालाना 3 से 4 करोड़ रुपए फी MLA खाली लोकल गवर्नमेंट के फंड्स का मैं आपको बता रहा हूँ, जो उनकी तनख्वाहें, उनकी गाड़ियाँ, TADA, हाउस रेंट, ये उससे हट के है। तो ये वो नाइंसाफ़ी है। ये एक MLA जो है, जो हमारा मेंबर असेंबली जो पाकिस्तान मुकीम पाकिस्तान माजरीन का है, वो एक तरतीब से जो है वो तकरीबन पिंडी की अगर बात करें तो एक शेर के बच्चे ने इतनी वहाँ पे पंपिंग शो की हुई है कागजों के अंदर कि पिंडी का पानी खत्म हो जाना चाहिए। एक शेर के बच्चे ने इतनी गलियों में टाइलें लगाई हुई हैं 2 नंबर स्कीमों के नाम पे कि मैं कहता हूँ कि वो जो हमारी वैली का वो हल्का है वो तो लश हो जाना चाहिए। लेकिन ना तो हमें किसी जगह पे पंप नजर आए पानी के, ना तो हमें किसी जगह गलियां बनती भी नजर आई, ना ही कोई इफ्तिताई नेम प्लेट वहां पे नजर आई। होती किस तरह, क्योंकि 2 नंबर स्कीमें हैं, वो पैसा दिया ही इसीलिए जाता कि इन लोगों को अकोमोडेट किया जाए। आपका जो एक गवर्नमेंट का निज़ाम है उसके अंदर ये मुदाखलत ना करें। ये आ गया दूसरा इसका नुकसान। तीसरा नुकसान ये है कि जिस वक्त गवर्नमेंट को आपने गिराना होता है तो ये 12 उम्मीदवार सबसे पहले आते हैं और उसके बाद 53 में से बाकी लोग बचते हैं, वो भी कोई फरिश्ते नहीं है, फिर वो भी अपनी हाजिरी लगाते हैं और एक बनी बनाई गवर्नमेंट को जो है दोबारा डीरेल कर दिया जाता है, जो अवाम का तीसरा बड़ा नुकसान है। ये वो 3 ऐसी चीजें थी। हाँ, जो सबसे बड़ा अहम पॉइंट है इसके अंदर कि स्टेट सब्जेक्ट बनाने के लिए इन 12 का क्या कानून रखा गया है कि एक मिनिस्टर या एक MLA जिसके डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख देगा कि मैं इसको जानता हूं, ये माजरीन मुकीम फलां फलां है, तो उसको जो है वो फौरी तौर पे उस स्टेट सब्जेक्ट जारी हो जाता है। अब इससे आगे लेके चलता हूं कि आपने एक MLA को ये इख्तियार दे दिया कि आप जिसको लिखोगे
कि आप जिसको लिखोगे कि ये महाजर है वो महाजर डिक्लेयर हो जाएगा। अब लिखने वाले का क्या क्राइटेरिया है कि जिसको आपने इतना बड़ा इख्तियार दिया। आसम शरीफ भट्ट एक आपके मिनिस्टर वजीर स्पोर्ट्स हैं, उनका क्लियर साबित शुदा स्टेट सब्जेक्ट 2 नंबर साबित है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने उसको तहकीकात के बाद, जो अदारों ने तहकीकात करनी थी, साबित किया कि ये 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट है और डिप्टी कमिश्नर ने लिख दिया कि 2 नंबर है। बजाय इसके कि रियासत के ये वज़ीर आज़म उसको डी सीट करते, आज तक वो मिनिस्टर डी सीट नहीं हुआ। वो रियासत के खजाने से अयाशी भी कर रहा है और मजीद 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट जारी कर रहा है। और अब आगे क्या हो रहा है, मैं प्रूफ से ये बात करूंगा। उन्हीं 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर इस रियासत के अंदर आपके कई ब्यूरोक्रेट रिटायर भी हो चुके हैं और कई इस वक्त वो नौकरी के मजे भी ले रहे हैं कि साबित शुदा चीज़ है। मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, FIA की रिपोर्ट मौजूद है कि एक सीनियर ऑफिसर है, पहले वो पंजाब के स्टेट सब्जेक्ट डोमिसाइल के ऊपर पंजाब में नौकरी कर रहा था। जो ही PSC की जॉब यहाँ पे आती है वो 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट आज़ाद कश्मीर का बनाता है और उसके बाद वो आज़ाद कश्मीर के स्टेटस के ऊपर यहाँ पे जॉब इंजॉय कर रहा है। ये वो जुल्म ज्यादती है रियासत के खजाने के ऊपर, रियासत के नौजवानों के ऊपर, रियासत की आवाम के ऊपर, जिसकी वजह से आवाम ने यह फैसला किया कि इन सीटों को बाहर सूरत खत्म करना बहुत जरूरी है। अब ये बताएं कि हम जो कश्मीर का क्लेम कर रहे हैं वो कितने रकबे का कर रहे हैं? 84,471 मुरब्बा मील। अभी छोड़ दें जो मकबूजा है, हम आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान कहाँ गया? ये हम पे एजेंटी का दावा लगाते हैं और ये कहते हैं जनाब बड़ा दर्द है इनको कश्मीर का। ये इन्होंने नशिस्तें इसलिए रखी हुई हैं कि मसला कश्मीर डिस्टर्ब ना हो। मसला कश्मीर तो उस वक्त डिस्टर्ब हुआ जब आपने गिलगित को सूबे की तरफ ले गए। मसला कश्मीर तो उस वक्त डिस्टर्ब हुआ 5 अगस्त 2019। ये मैं नहीं कहता, पाकिस्तान के बड़े एंकर ये बात कहते हैं कि इन्होंने मसला कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया, जब मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 और 370 और 35 का जो है वो नफाज किया गया और उसके बाद तमाम गैर रियासती लोगों को वहां पे आबाद किया गया। मसला कश्मीर तो उन्होंने खुद खत्म कर दिया। ये तो अब सिर्फ टोटली ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। इन सीटों का मसला कश्मीर के साथ कानूनी तौर पे भी कोई वो अमल दखल नहीं बनता, क्योंकि कानूनी तौर पे अगर मसला कश्मीर की बात की जाए, UNO चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान का हमारा वकील है, मसला कश्मीर पे बात करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, इन महाजरीन को अकोमोडेट करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इन 12 सीटों से मसला कश्मीर को कोई असर नहीं पड़ना। मैंने हमेशा ये बात कही है कि ज़ल्ज़ला 2005, अगर आपको भी याद हो, आप भी इस रियासत के अंदर रहने वाले हैं, कि ज़ल्ज़ला 2005 में पाकिस्तानी अवाम ने जो एहसान आज़ाद कश्मीर की अवाम के ऊपर किया, रिहेबिलिटेशन में हमारी माओ बहनों ने अपने जेवर उतार के कश्मीर के लोगों के लिए भेजे, अपने कपड़े उतार के कश्मीर के लोगों के लिए भेजे। हम वो भूल सकते हैं? कभी भी नहीं भूल सकते। जहां तक बात रही अवाम पाकिस्तान की, वो सारी उम्र हम उनका एहसान नहीं भूल सकते। हाँ, जहां पे बात रही हमारे हुक्मरानों की, हमारी एस्टेब्लिशमेंट की, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी जुल्म किया और उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जुल्म किया। पाकिस्तानी अवाम का जो एहसान है, हमारी उनसे कभी नफरतें या कोई गैप नहीं आ सकता। इन अदारों ने, हुक्मरानों ने गैप डालने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी अवाम के साथ जुड़ी हुई है और वो कश्मीरी अवाम के हर फैसले को पीछे सपोर्ट करेगी। ये कहना कि जहां जमातों के अकाबरीन की हम बात करेंगे, वो तो पहले भी मुखालिफ थे। उन्होंने, अगर आपको याद हो, हमारा जो लॉन्ग मार्च था 5 दिसंबर 8 दिसंबर जो हम बरारकोट गए थे मुजफ्फराबाद से, और बाकी लोग कोआला आए थे, पतन गए थे, मंगला की तरफ गए थे, उस वक्त तो 3 जमातों ने ऑफिशियली, मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तीनों ने तहरीरी तौर पे अपने वर्कर्स को लिखा था कि कोई भी बंदा जो है वो सियासी कारकुन एक्शन कमेटी के इजलासों में या उनके इज्तिमात में नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुक्मरान वहीं पे रहे। अवाम बाशऊर हो चुकी है, अवाम समझती है, सियासी वर्कर समझता है कि किस जगह पे उसके लिए बेहतरी है। वो पहले भी हमारे साथ निकली, अब ये थोड़ा सा और खुल के सामने आ गए हैं। अच्छी बात है, अवाम को इनके चेहरों का पता लगेगा और हमारा ये ईमान और हमारा ये यकीन है कि इस बार उससे भी ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे। जिम्मेदार बिल्कुल हुकूमत होगी, हुक्मरान होंगे। इसलिए कि फिर वो बात जाऊंगा कि 8 दिसंबर आपने एक एग्रीमेंट किया, 6 माह का टाइम मांगा और अभी तक आपने कोई मुज़ाकरात नहीं किए। एक्शन कमेटी ने हर वक्त मुज़ाकरात का हामी भरी और ये खुद अंदिया दिया कि हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। तो ये जिम्मेदारी बनती थी इन हुक्मरानों की, जिनसे 8 दिसंबर हमारे साथ एग्रीमेंट किया और टाइम मांगा 6 माह का, कि वो बैठते मुज़ाकरात करते। अगर आज वो मुज़ाकरात उन्होंने नहीं किए तो ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा उन्होंने किया। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने तमाम कानूनी इखलाकी तकाजे पूरे किए, अवाम को एतमाद में लिया। अवाम को एतमाद में लेने के बाद उन्होंने 29 सितंबर की कॉल दी। हम अभी भी पुरअमन कॉल के ऊपर हैं, हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। अगर ये जोर जबरदस्ती करेंगे, अवाम को ज़ेरे बार करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई नुकसान होता है तो वो क्लियर कट बात है कि वो सारी जिम्मेदारी रियासती इदारों पे और इन हुक्मरानों के ऊपर होगी।
पहली बात तो ये कि जब दो बड़ी ताकतों को आप डिस्कस करेंगे, दो एटमी ताकतों को, इंडिया और पाकिस्तान, और वो साइफर इसी पैराए में सामने लाया गया, हम क्लियर कट ये बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब पाकिस्तान के 2 से 3 मीडिया हाउसेज में जाते हैं और वहाँ जाके वो पहले अंदिया देते हैं जनाब के एक्शन कमेटी जो जी रा फंडेड है जी, इनके मुख्तलिफ लोगों से जो है जी वो तलकात है, तो मैं ये साबित करूँगा। वो बाहर आ जाते हैं और उनके जाने के बाद जो है जी एक साइफर सामने आ जाता है। फिर मैं आऊँगा साइफर के ऊपर कि साइफर वो इतना अहम डॉक्यूमेंट है, और दो एटमी ताकतों को जब डिस्कस किया जाएगा उसके अंदर ये कहा गया, 2 तंजीमों का नाम लिया गया, 2 लोगों के नाम लिए गए, वो उन लोगों के नाम लिए गए जो रियासती हमारे बड़े बड़े हुक्मरानों के साथ बैठ के जिनकी तस्वीरें मौजूद हैं। चलें जी, मैं किसी की उसमें नहीं जाऊंगा कौन सही है कौन गलत। 2 जमातों को डिस्कस किया, उनके नाम आ गए, और उसके साथ उस साइफर के अंदर किसी जगह पर एक्शन कमेटी का जिक्र नहीं है। वो साइफर ये कहता है जी पाकिस्तान में बलोचिस्तान में अनबैलेंस करने के लिए और आज़ाद कश्मीर के अंदर अनबैलेंस करने के लिए जी वो 2 तंजीमें जो काम करें जो इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। ये आ गया 2 ताकतों के दरमियान एक कंफ्लिक्ट पैदा करने के लिए, या कंफ्लिक्ट पैदा किया गया, या जो भी है। मैं जा रहा हूं उस पॉइंट के ऊपर कि 2 एटमी ताकतें हैं, उन ताकतों के दरमियान एक डॉक्यूमेंट सामने आता है। पहली बात है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर 2 सितंबर 2023 लिखा हुआ है, मंडे लिखा हुआ है, जबकि वो मंडे नहीं आता, वो सैटरडे आता है। मैं पहला ही ब्लंडर यहां से कर दिया। तो यार अगर चोरी भी करनी है, 2 नंबरी भी करनी है, तो उसको तसल्ली से करो। अब चलें जी, हम उस बहस से भी आगे निकलते हैं। ये क्योंकि पूरा प्लान करके वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने दिया अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को दबाने के लिए, उसके बयानिए को दबाने के लिए कि जो अवाम का बयानिया है, बुनियादी हकूक का बयानिया है। अब जब उसको लेके ये आगे चले तो दूसरे दिन जो है आज, क्योंकि अब तो अगला दिन आ गया है, आज जो है वो क्या कहते हैं आल पार्टीज बुलाते हैं, आल पार्टीज का बयानिया जारी होता है। उस बयानिए के अंदर अब वो ला के जोड़ते हैं एक्शन कमेटी के साथ कि जनाब जत्थे हम उनको किसी भी सूरत इंडिया का बयानिया जो प्रमोट नहीं करने देंगे। तो मैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक आपसे और आल पार्टी से पूछता हूं कि वो जो जेनेवा के नाम का एक डॉक्यूमेंट सामने आपने लाया साइफर के नाम पे, उसके अंदर जिन तंजीमों का नाम था, जिन लोगों का नाम था, उसका तो जिक्र आपके बयानी में कहीं नहीं है। आपके एलामिये में उनका जिक्र होना चाहिए ना। आपने पूरी एक तमीद बांधी है, एक पूरी आपने ड्रामा सीरियल बना दी जिसकी पहली किस्त रात को चैनल के थ्रू चल गई, चंद चैनल। साइफर एक बहुत बड़ी चीज होती है। इससे पहले भी साइफर आए, पूरे पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज में आग लग गई थी उस साइफर से। ये कैसा साइफर है कि चंद मीडिया हाउसेज को पता है, और सुबह जो है जी उसके बाद आल पार्टीज आ जाती है, आल पार्टीज बयानियां जारी करती है, जिस वजह से वो साइफर पॉपुलर होता है। उन तंजीमों का जिक्र ही नहीं है, उन लोगों का जिक्र ही नहीं है। एक्शन कमेटी के जत्थे को जो उसमें जिक्र आ जाता है और बयानिया आ जाता है जी हम किसी भी सूरत इंडिया का जो है वो बयानिया वो हम आज़ाद कश्मीर के अंदर एक्शन कमेटी के थ्रू जो है वो नहीं जाने देंगे। एक्शन कमेटी का बयानिया इंडिया के खिलाफ पहले भी था, अब भी है, वो हमारा अजली दुश्मन है। हम किसी भी सूरत कश्मीर के ऊपर जो जुल्म उस इंडिया ने किया, हम उसको कोई मार्जिन नहीं देंगे। ये मामला हमारी बुनियादी हकूक का है, ये तहरीक हमारी बुनियादी हकूक की है। इसकी एक SOP है कि इस तहरीक के अंदर ये तहरीक गैर सियासी, गैर नजरियाती, बगैर किसी मुल्क को बुरा भला कहे, बगैर किसी अदारे को बुरा भला कहे, सिर्फ और सिर्फ बुनियादी हकूक की तहरीक है। तो हम अपने बुनियादी हकूक पे स्टैंड कर रहे हैं, और हम अदारों से, खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर इस डॉक्यूमेंट का जो है वो इसको चेक किया जाए, ये डॉक्यूमेंट है क्या, फेक है, सही है, और जिन लोगों का नाम उस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। उस इंक्वायरी के अंदर जहां कहीं हमारी जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल आपके साथ होंगे, क्योंकि हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से, किसी ऐसी तंजीम से, किसी ऐसे शख्स से कोई लेना देना नहीं है। मेरी आवाज़ आज भी जो रिकॉर्ड होगी आपके तवस्सुत से, वो पूरी दुनिया भी सुनेगी, आम आवाम भी सुनेंगे। वो ऐसा एक काफर है ना, शौक हिंदू है कि काफर जब एंड करता अपना तो वो क्या कहता है, वो सलाम करता है या क्या, वो खुदा हाफिज। आप मुझे बात बताएं कि इनको कौन अकल दे। वो AI इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होगी, वो देखे ना बच्चों ने छोटे छोटे बनाए हुए, छोटा बच्चा आता है जी एक्शन कमेटी की सपोर्ट करो, कितनी वो क्लियर चीज लगती है। इन बेहुदा लोगों से पूछो कि यार AI जदीद टेक्नोलॉजी है, कोई चीज तो अच्छी बनाते। तो ये वो फेक चीजें हैं। इससे पहले AI की डॉक्यूमेंट्रीज बनी, आपने वो भी देखी होंगी। अनवारुल हक साहब हैं, मैं हूं, मुश्तबा बांडे, राजा सोहेब जावेद, क्या कुछ इन्होंने नहीं किया, लेकिन अवाम बाशऊर हो चुकी है। उन्हीं वाल्स के ऊपर जहां पे वो तस्वीरें चढ़ाते हैं, वीडियो चढ़ाते हैं, उसके नीचे अवाम का रिएक्शन भी खुद बता देता है कि ये 1 नंबर है या 2 नंबर है। क्लियर कट बात है, हर जगह हर दफा हम ये बात कह चुके हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर लोगों का एक एतमाद है। वो एतमाद क्यों है?
कि हम एक चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर चल रहे हैं। उस चार्टर ऑफ डिमांड में किसी जगह पे भी अवाम ने हमें इलेक्शन लड़ने का, सियासत करने का मैंडेट नहीं दिया। जब क्लियर कट हम कह रहे हैं कि हमारी ये तहरीक गैर सियासी, गैर नजरियाती, बगैर किसी मुल्क को बुरा भला कहे, बगैर किसी इदारे को बुरा भला कहे, सिर्फ और सिर्फ बुनियादी हकूक की तहरीक है, तो इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि वो आके सियासत करे, सियासी पार्टी बनाए या इलेक्शन का हिस्सा बने। हाँ, एक बात जरूर कि अगर इस अवाम ने, इस वक्त तक कोई ऐसी बात नहीं है, अगर इस अवाम ने अपनी बामी मुशावरत से कोई मजीद फैसला किया, मजीद कोई मैंडेट दिया, तो हम किसी के पाबंद भी नहीं है। कानूनी तौर पे यही तरीकाकार है। लेकिन इसी प्रैक्टिस को अगर लिया जाए कानूनी तौर पे, जो आपका आईने पाकिस्तान और एक्ट 74 है, आपका जो आज़ाद कश्मीर का जो चीफ एग्जीक्यूटिव बनता है, जो कह लें, वो आइन के मुताबिक चेयरमैन कश्मीर कौंसिल वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। जो भी ऐसी तरमीम होनी है कानून के अंदर, उसको कैबिनेट पहले पास करेगी, उसके बाद अप्रूवल लेगी वो वफाक से जाके वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एज ए चेयरमैन कश्मीर कौंसिल। ये बिल्कुल आपने कानूनी तौर पर दुरुस्त बात की। अब हम थोड़ा इससे पीछे जाते हैं। आपने देखा था कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि कानूनी है, मैंने एडमिट किया कानूनी है, अब मैं कानूनी तरीकाकार को आपको तरीका बताता हूं कि किस तरह होगा। कानूनी तौर पे बिल्कुल यही तरीकाकार है। मिसाल क्या आ गई कि 13 सीटों से जब आपने सीटों में इजाफा किया, वो भी यही कानूनी मसला था। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी आई, फैसला हुआ और पहले सीटें बढ़ गई, बाद में भेजा गया मंजूरी लेने के लिए। यह प्रैक्टिस हो चुकी है। इसी तरह का ये प्रैक्टिस होगी जब इन्होंने अपने मफादात थे, इसी तरीकाकार से 2/3 मेजॉरिटी आई, उसके बाद पहले इन्होंने अनाउंस कर दिए तादाद मिनिस्टरों की, मिनिस्टर बना दिए, बाद में ऑफिस वर्किंग लिए चली गई मंजूरी लेने के लिए। ये तो आगे प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस करनी इन्होंने है। सवाल पैदा होगा कि ये क्यों करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त बात है। उधर से कहते हैं कि मैंडेट हमारे पास है, हम मैंडेट लेके आए, ये कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? तो मेरे ख्याल से अगर आपको याद हो कि जब अवाम की एक राय आ जाए, जिस अवाम ने इनको वोट दे के भेजा कि जाओ तुम कानून साजी करो, वही अवाम इन्हें कह रही है कि ये कानून गलत है, ये तरीकाकार गलत है, इसके अंदर तब्दीली लाओ, ये नहीं लाएंगे। ये कह रहे हैं जनाब कि नहीं, हम ठीक है, अवाम का फैसला हम नहीं मानते। तो इस पर झगड़ा बन गया ना। झगड़े का हल किस तरह निकलेगा? जो पाकिस्तान के अंदर दो मिसालें मौजूद हैं। ज़ियाउल हक के दौर में भी रेफरेंडम हुआ, मुशर्रफ के दौर में भी रेफरेंडम हुआ, तो फिर इनको रेफरेंडम कराना पड़ेगा इन सीटों के ऊपर। तो अवाम रेफरेंडम में साबित करेगी कि हम नहीं चाहते कि ये सीटें जो है ये स्टैंड करें। ये इसका कानूनी जवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने A, B, C और D इसके जो है ना तमाम स्टेप मुकम्मल कर लिए हैं। पहली क़यादत अगर अरेस्ट होगी तो दूसरी क़यादत मौजूद है, दूसरी अरेस्ट होगी तो तीसरी क़यादत मौजूद है। हमने हर चीज़ का हमने भी प्रॉपर इंतजाम करके रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम हमारे साथ है, एक मैंडेट हमारे पास है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे।